हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत या फिर हमारे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा प्राधिकार, जिसे सत्ता भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे अथॉरिटी कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। प्राधिकार, जिसे हम क्या कहते हैं, सत्ता भी कहते हैं। बात करें इसकी, तो संगठन में निर्णय लेने और आदेश देने की जो वैध शक्ति होती है, सही अर्थात वैध शक्ति होती है, इसको संदर्भित करते क्या हमारे प्राधिकार या सत्ता, जिसका पालन क्या अधीनस्थों के द्वारा अपेक्षित होता है कि जो आदेश दिया गया है आपको वही कार्य करना है। यदि प्रॉपर एक परिभाषा के रूप में इसको देखा जाए, प्राधिकार या सत्ता को, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो हेनरी फेयल क्या कहते हैं कि सत्ता का निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार होता है। सत्ता क्या होती है? निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार होता है, और इसे पालन करवाने की शक्ति भी होती है। तो आप इसको टुकड़ों में बांटे। सबसे पहले तो सत्ता क्या करते हैं? निर्णय लेती है। निर्णय लेके फिर क्या करती है? आदेश देती है। फिर सामने वाला काम करे तो उसको आदेश को पालन करवाने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो तीन पहलू हो गए इसके। एक तो हेनरी फेयल के अनुसार सत्ता निर्णय लेना, दूसरा आदेश देने का अधिकार, तीसरा पालन करवाने की शक्ति। तो आप इसको देख सकते हैं कि सत्ता क्या है या फिर प्राधिकार क्या है। सत्ता क्या है? निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार होता है, और उसे पालन करवाने की शक्ति है। तो ये स्पष्ट रूप से क्या, अधिकार और उसके अधिकार को लागू करने की क्षमता, दोनों को जोड़ता है। तो इसमें क्या है? दोनों पक्ष है। एक तो अधिकार है, दूसरा उसको लागू करने की क्षमता, दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। ग्लैडन के अनुसार देखिए तो सत्ता क्या, संगठन का हृदय होता है। सत्ता क्या होता है? संगठन का हृदय होता है। और ये इस बात पे जोर देता है कि सत्ता संगठन के सुचारू कामकाज और जीवन के लिए कितनी केंद्रीय और कितनी महत्वपूर्ण चीज है। कि सत्ता क्या है? संगठन को यदि ठीक तरह से चलाना है तो उसमें सत्ता बहुत ज्यादा जरूरी और केंद्रीय तत्व होता है। फिर बात करें सत्ता की विशेषताओं के बारे में। सत्ता की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो ऊपर से नीचे प्रत्यायोजन। सत्ता का क्या होता है? ऊपर से नीचे प्रत्यायोजन होता है, मतलब डेलीगेशन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सत्ता का प्रभाव क्या होता है? संगठन में सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, अर्थात वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों को सत्ता सौंपते हैं। ये कार्य सौंपना और कार्य का निष्पादन करने की बात करें, तो सत्ता क्या, अधीनस्थों को कार्य सौंपने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति होती है कि वे कार्य संतोषजनक तरीके से निष्पादित करें। कि वो कार्य कैसे करें? संतोषजनक तरीके से निष्पादित करें। तीसरी विशेषता आती है स्तरों पर सत्ता का वितरण। जो संगठन में सत्ता क्या है, उच्च स्तर पर व्यापक होती है। मतलब ऊपर तो क्या है, तो बहुत ज्यादा होती है। मतलब अधिक निर्णय लेने की शक्ति ऊपर होती है, जबकि नीचे की तरफ संकीर्ण होती जाती है। मतलब नीचे की, जितना आप संगठन नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या है, निर्णय लेने की शक्ति क्या होती है, सीमित होती जाती है। ये क्या होती है? स्तरों पर सत्ता का वितरण बटा हुआ है। बात करेंगे सत्ता के स्रोत के बारे में। तो सत्ता क्या है? विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है, जो इसे क्या, वैध और प्रभावी बनाती है। जैसे हमारे कानून भी सत्ता देती है। जैसे हमारी विधि या संविधान क्या करती है? सत्ता देती है। जैसे संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियां क्या है? सत्ता का प्ररूप होती है। फिर विधायिका के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, जैसे संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, ये भी सत्ता या वैधता देते हैं। बात करें हमारे निर्णय, न्यायिक निर्णय, जैसे कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता है, तो न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय जो हमारे प्रशासनिक कार्रवाई का आधार बनते हैं। तो पूर्व उदाहरण की बात करें, तो पहले के मामलों में लिए गए निर्णय जो हमारे भविष्य के लिए मानक स्थापित करते हैं, तो ये भी सत्ता या वैधता देते हैं। कई बार क्या, परंपरा की बात करें, तो परंपरा की बात करें तो संगठन की जो स्थापित प्रथाएं होती है, नियम होती हैं और काम करने की आदतें होती है, जो समय के साथ सत्ता को वैधता प्रदान करती है। तो ये क्या करती है? समय के साथ सत्ता को वैधता प्रदान करती है। फिर प्रत्यायोजन या डेलीगेशन की बात करें, तो उच्च अधिकारी के द्वारा अपने कुछ कार्यों और संबंधित सत्ता को अधीनस्थों को सौंपना, हमारा क्या कहलाता है? प्रत्यायोजन या डेलीगेशन कहलाता है। बात करें सत्ता के स्रोत की, तो सत्ता के स्रोत से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत, दृष्टिकोण और विचारधाराएं, उसकी बात करें। सत्ता की प्रकृति और इसके स्रोत को समझने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। जैसे एक सिद्धांत आता है हमारे, कौन सा? कॉम्पिटेंस थ्योरी, मतलब सक्षमता सिद्धांत। तो यह दृष्टिकोण क्या करता है? व्यक्ति के गुणों, ज्ञान और कौशल और योग्यता, क्या, गुण, ज्ञान, कौशल और योग्यता, इनको सत्ता का वास्तविक स्रोत मानता है। ये सिद्धांत क्या करता है? व्यक्ति के जो गुण होते हैं, ज्ञान होता है, कौशल होता है और योग्यता होती है, इन सबको क्या है? सत्ता का वास्तविक स्रोत मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार लोग किसी व्यक्ति के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसकी क्षमता और विशेषज्ञता पे भरोसा करते हैं। यदि भरोसा नहीं होता तो उसकी सत्ता या फिर जो उसके आदेश है उनके पालन नहीं करते। फिर बात करें सत्ता या प्राधिकार की स्थितिगत विचारधारा या दृष्टिकोण बात करें, तो ये विचारधारा क्या, शास्त्रीय विचारकों के द्वारा दी गई थी। इसकी मान्यता यह है कि सत्ता औपचारिक पद के साथ जुड़ी होती है। जैसे वो कोई व्यक्ति है, कलेक्टर के पद पे है,
तो उसके पास सत्ता तब तक है जब तक वो उस पद पे बैठा है। यदि उसको उस पद से हटा दिया जाए तो उसका प्राधिकार या सत्ता हट जाती है। जो भी व्यक्ति इस पद पे आसीन होगा, उसे स्वतः ही सत्ता का उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है। भले ही उसके व्यक्तिगत गुण कुछ भी हो, लेकिन जैसे उस कुर्सी पे बैठेगा, उसके अंदर वो सत्ता या प्राधिकार आ जाएगा। इस सत्ता की स्वीकृति विचारधारा, ये विचारधारा किसने दी थी? हमारे चेस्टर बर्नार्ड ने दी थी। इसकी बात करें तो इसके अनुसार उच्च अधिकारी की सत्ता, क्या उच्च अधिकारी की सत्ता की वैधता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है कि ऊपर वाले या आपके सीनियर के पास सत्ता है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि आपके अधीनस्थ इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं? एक उच्च अधिकारी सत्ता का प्रयोग तभी कर सकता है जब उसके आदेशों को अधीनस्थ स्वीकार कर ले। अब चेस्टर बर्नार्ड साहब कहते हैं कि सत्ता की स्वीकृति केवल 4 शर्तें होती हैं कि 4 शर्तों के अनुसार हम तय कर सकते हैं कि सामने वाला या फिर आपका अधीनस्थ आपकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। पहली शर्त आती है कि अधीनस्थ आदेशों को ठीक तरह से समझेगा। क्यों? क्योंकि समझेगा जभी तो वह आदेशों की अनुपालना करेगा। दूसरा, आदेश के अधीनस्थ के हितों के विपरीत नहीं होने चाहिए। ऐसे आदेश नहीं दिए जाने चाहिए जिससे उस अधीनस्थ का नुकसान हो। तीसरा, आदेश के संगठन के उद्देश्यों के विपरीत नहीं होना चाहिए। आदेश क्या संगठन के उद्देश्यों के विपरीत नहीं होना चाहिए। और अधीनस्थ क्या मानसिक और शारीरिक रूप से आदेश का पालन करने में सक्षम होना चाहिए। अधीनस्थ क्या मानसिक और शारीरिक रूप से आदेशों का पालन करने में सक्षम होना चाहिए। तो हमारे चेस्टर बर्नार्ड साहब ने क्या सत्ता की स्वीकृति की 4 शर्तें बताई है। अब बात करें इसी दौरान क्या एक उदासीनता का क्षेत्र आता है। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है उदासीनता का क्षेत्र किसे कहते हैं? जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो चेस्टर बर्नार्ड साहब एक बताते हैं कि अधीनस्थों तक आदेश पहुंचाने की 3 स्थितियां होती हैं। भाई कोई भी उच्चस्थ अधिकारी अधीनस्थों तक आदेश पहुंचाएगा तो 3 ही स्थितियां होती है ऐसी स्थिति में कि सीनियर ने आदेश दिया तो कुछ आदेश तो पूर्णतः अस्वीकृत हो जाते हैं। मतलब अधीनस्थ साफ-साफ मना कर देते हैं कि साहब हमसे ये वाला काम नहीं होगा। तो साफ-साफ ही मना कर देते हैं। दूसरी स्थिति वो होती है जिसके अंतर्गत आदेश जिनको अधीनस्थ या तो मान भी सकता है या मना भी कर सकता है। अर्थात निर्णय की एक सीमा होती है कि निर्णय हमने थोप दिया, सामने वाला करेगा तो सही, नहीं करेगा तो सही। तो दोनों काम हो सकते हैं। इसमें किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। तीसरे वो आदेश होते हैं जिन पर अधीनस्थ बिना अधिक मनन या चिंतन किए सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं और इस क्षेत्र को उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में आने वाले आदेशों का पालन क्या है बिना किसी प्रतिरोध के या अवरोध के हो जाता है। फिर आता है हमारा स्वीकृति का क्षेत्र। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो ये अवधारणा हमारे अल्बर्ट साइमन के द्वारा दी गई थी हमारे स्वीकृति के क्षेत्र की। साइमन साहब की मान्यता थी कि सत्ता क्या अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जो हमारे अधीनस्थ होते हैं, जूनियर होते हैं, यदि वो आपकी सत्ता को मानते हैं तभी आपकी सत्ता मानी जाएगी। और उन्होंने सत्ता स्वीकार करने और आज्ञा पालन के 4 आधार बताए हैं कि जिनके आधार पर सत्ता मानी जाती है। जैसे एक होती है विश्वास की सत्ता। संगठन में अधीनस्थों को उच्च अधिकारी की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता है, उस पर विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। क्या? जो उच्च अधिकारी की क्षमता और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उस पर विश्वास उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे उनके आदेशों का पालन सहज भाव से कर लेते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो नहीं मानी जाएगी सत्ता। फिर एकरूपता की सत्ता, आदेश की एकरूपता होनी चाहिए और स्वीकृति की भी एकरूपता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आदेश की एकरूपता भी होनी चाहिए और स्वीकृति की एकरूपता भी होनी चाहिए। और अधीनस्थ क्या उन आदेशों को स्वीकार करते हैं जो उनके क्या अपेक्षित व्यवहार के अनुरूप होते हैं। तो इसे कहते हैं एकरूपता की सत्ता। फिर बात करेंगे दबाव की सत्ता। दबाव की सत्ता की बात करें तो इसमें अलग-अलग प्रकार के दबाव शामिल होते हैं। जैसे हमारे सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, संगठन का लक्ष्य, आर्थिक सुरक्षा, उदासीनता। तो बहुत सारे दबाव के क्षेत्र हैं। सामाजिक दबाव की बात करें तो हमारे मूल्य, संस्कृति, विश्वास, परंपरा ये हमारे सामाजिक दबाव होते हैं जो सत्ता का प्रारूप ले लेते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव जैसे भय, प्रताड़ना, आशंका, नैतिकता ये भी सत्ता का प्रारूप हो सकते हैं। संगठन के लक्ष्य जैसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिए गए आदेश ये भी सत्ता का प्रारूप हो सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा, नौकरी और वेतन की सुरक्षा का दबाव। और उदासीनता की बात करें तो कुछ मामलों में अधीनस्थ क्या है केवल उदासीनता की वजह से आदेशों का पालना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सोचना नहीं चाहता, इसीलिए क्या चुपचाप ही उन आदेशों को मान लेता है। फिर वैधानिकता की सत्ता की बात करें तो संगठन का आधार क्या कानूनी होता है और अधीनस्थ क्या है उस कानूनी परिवेश में कुछ अधिकारियों के आदेशों की को स्वीकार कर लेते हैं। संगठन का आधार क्या होता है कानूनी होता है और अधीनस्थ क्या है उस कानूनी परिवेश में कुछ अधिकारियों के आदेशों की को स्वीकार कर लेता है। अब हम देखेंगे सत्ता के प्रकार किसके अनुसार मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार देखें तो मैक्स वेबर ने वैधता के आधार पर सत्ता के 3 प्रकार या 3 आदर्श बताए हैं। जैसे कौन कौन से? एक तो सत्ता होती है हमारी परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता की बात करें तो यह सत्ता हमारी क्या प्रथाओं रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होती है। किस पे?
हमारे रीति-रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं पे आधारित होती है। लोग आदेश का पालन इसलिए करते हैं क्यों? क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता है, इसलिए हम भी ऐसे आदेशों की पालना कर लेते हैं। दूसरी सत्ता आती है हमारी कौन-सी? करिश्माई सत्ता। बात करें इसकी तो यह क्या है, किसी व्यक्ति के असाधारण जो व्यक्तिगत गुण होते हैं, जो चमत्कारिक शक्तियाँ या फिर नेतृत्व क्षमता होती है, इस पे आधारित होती है। लोग क्या है उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा की वजह से, किसी वजह से श्रद्धा की वजह से आदेश का पालन करते हैं। तीसरी सत्ता आती है मेरे कौन सी? वैध तार्किक सत्ता। यह तर्क और नियमों पर आधारित होती है, अर्थात इसको कहते हैं कानूनी सत्ता। लोग क्या आदेश का पालन इसलिए करते हैं क्यों? क्योंकि वे उस पद पे आसीन जो व्यक्ति है, उसके वैधानिक अधिकार को वैध मानते हैं। आधुनिक नौकरशाही भी इसी प्रकार की सत्ता पर आधारित है और ये किसके अनुसार है? मैक्स वेबर के अनुसार। फिर बात करेंगे सत्ता के प्रकार किसके अनुसार? अमिताय एतजियोनी के अनुसार। तो अमिताय एतजियोनी ने आज्ञा पालन के आधार पर सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। आज्ञा पालन के आधार पे एक सत्ता होती है मेरी बलयुक्त सत्ता। कैसी सत्ता? बलयुक्त सत्ता की बात करें तो ऐसी सत्ता जो हमारे भय, धमकी या फिर शारीरिक बल के कारण स्वीकार की जाती है। ऐसी सत्ता जो हमारे भय, धमकी या फिर हमारे शारीरिक बल है, इसके कारण स्वीकार की जाती है, उसे बलयुक्त सत्ता कहेंगे। दूसरी सत्ता हमारी आदर्शात्मक सत्ता, मतलब नॉर्मेटिव जो हमारी अथॉरिटी है, इसकी बात करें तो ये सत्ता क्या निश्चित मानक होते हैं, मूल्य होते हैं और विश्वास होते हैं, इन पे आधारित होते हैं। जैसे हमारे समाज के अंदर निश्चित मानक होते हैं, मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, इन पे आधारित सत्ता होती है हमारी आदर्शात्मक सत्ता। और व्यक्ति क्या उन मूल्यों के प्रति क्या प्रतिबद्धता के साथ इसे स्वीकार कर लेता है। अगली सत्ता आती है हमारी कौन सी? उपयोगितावादी सत्ता। ये अमिताय एतजियोनी के अनुसार है, जब अधीनस्थ क्या सत्ता को प्रतिफल जैसे हमारे वेतन, लाभ, पदोन्नति इनके आधार पर स्वीकार करता है, ये हमारी उपयोगितावादी सत्ता होती है। तो 3 प्रकार की सत्ता कौन सी? बलयुक्त सत्ता, आदर्शात्मक सत्ता, उपयोगितावादी सत्ता। फिर बात करें सत्ता के अन्य 3 प्रकार जो किस आधार पे? हमारे प्रशासनिक स्तर के आधार पे। देखें तो प्रशासनिक संगठनों के संदर्भ में देखें तो सत्ता को प्रणाली की कार्य प्रणाली के आधार पे 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक प्राधिकार होता है हमारा कौन सा? सूत्र प्राधिकार, जिसे कहते हैं लाइन अथॉरिटी। एक होता है हमारा स्टाफ अथॉरिटी। क्या होता है? एक तो लाइन अथॉरिटी, एक स्टाफ अथॉरिटी और एक होता है हमारा फंक्शनल अथॉरिटी, मतलब क्रियात्मक प्राधिकार। 3 अधिक प्राधिकार है किस आधार पे? प्रशासनिक स्तर पे। पहला आता है हमारा सूत्र प्राधिकार, जिसे लाइन अथॉरिटी कहते हैं। तो यह क्या है? संगठन में प्राथमिक और अंतिम सत्ता होती है, जो हमारे उच्चस्थ और अधीनस्थों के बीच में सीधे रूप से व्याप्त होती है। ये सत्ता क्या सीधे निर्देशित और नियंत्रित करती है। ये सत्ता क्या करती है? सीधे रूप से निर्देशित भी करती है, नियंत्रित भी करती है और संगठन के मुख्य लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को संपादित करते हैं। जो संगठन के मुख्य लक्ष्य होते हैं, उनके अनुसार ही कार्य को संपादित करती है। यह क्या है? कमांड की श्रृंखला का हिस्सा होती है। ये क्या होती है? कमांड की श्रृंखला का हिस्सा होती है, चेन ऑफ कमांड का हिस्सा होती है। दूसरा होता है स्टाफ प्राधिकार, मतलब स्टाफ अथॉरिटी। ये सूत्र का प्राधिकार को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए होती है। ये क्या सूत्र प्राधिकार को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए होती है। ये संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यपालिका या फिर हमारे जो हमने देखा लाइन अथॉरिटी, इनके अधिकारी को परामर्श देती है और इनके साथ सीधे आदेश, इनके पास सीधे आदेश देने की शक्ति तो नहीं होती, बल्कि ये क्या करती है? सलाहकार की भूमिका निभाती है। तो सूत्र प्राधिकार तो मैन है और उनकी सलाह देने के लिए और उनकी सहायता के लिए क्या होती है? स्टाफ प्राधिकार। फिर होता है हमारे क्रियात्मक प्राधिकार की बात करें, फंक्शनल अथॉरिटी की। तो क्रियात्मक सत्ता किसी विशेष कार्य या क्षेत्र से जुड़ी होती है। क्रियात्मक सत्ता क्या होती है? किसी विशेष कार्य या फिर विशेष क्षेत्र से जुड़ी रहती है। ये क्या किसी विशेष क्षेत्र में सीमित दायरे में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। ये क्या करती है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में और सीमित दायरे में क्या निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है, भले ही संबंधित व्यक्ति सीधे लाइन अधिकारी हो या ना हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक प्राधिकार। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारा मानव संसाधन विभाग का किसी दूसरे विभाग को भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में विशेष निर्देश देना, तो ये ऐसा किया जा सकता है। ये हमारे क्रियात्मक प्राधिकार होंगे। अब हम बात करेंगे सत्ता पर नियंत्रण किया जा सकता है या नहीं, अर्थात उसकी कुछ सीमाएं हैं या नहीं। सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो असीमित नहीं हो सकती। इस पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण और सीमाएं लगाई जा सकती हैं। जैसे एक नियंत्रण आता है हमारा विधायी नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल। उसकी बात करें तो हमारे विधायिका मतलब संसद या विधानसभा विभिन्न माध्यमों से कार्यपालिका की सत्ता पर नियंत्रण करती है। जैसे हमारे प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट पर चर्चा, विभिन्न प्रकार की समितियां जैसे हमारे लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनके माध्यम से प्रशासन पे कंट्रोल किया जा सकता है, सत्ता प्राधिकार पे कंट्रोल किया जा सकता है। इनके बारे में हम आगे काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा नियंत्रण आता है हमारा कौन सा? न्यायिक नियंत्रण। उसकी बात करें तो न्यायपालिका जो हमारे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, प्रशासन की सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करती है। ये क्या करती है? संविधान और कानूनों के माध्यम से ये सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या है? वैध और निष्पक्ष तरीके से हुई है या नहीं। और यदि नहीं हुई
तो न्यायिक समीक्षा कर सकती है उसकी और रिट भी जारी कर सकती है। अगला नियंत्रण आता है हमारे कौन सा कार्यपालिका के द्वारा नियंत्रण। तो प्रत्येक अधिकारी का एक उच्च अधिकारी होता है, मतलब एक बाप का हमेशा एक और बाप होता है जो अपने अधीनस्थों की कार्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और ये क्या पदानुक्रमित जो नियंत्रण है इसका एक तरह से रूप है, मतलब पद सोपान का एक रूप मान लीजिए कि एक नीचे वाले को ऊपर वाला कंट्रोल करता है। फिर बात करें जनमत मीडिया दबाव समूह, ये भी हमारे क्या है सत्ता को नियंत्रित करने का काम करते हैं। जैसे हमारा पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, प्रेशर ग्रुप, ये तो जनता की राय, स्वतंत्र मीडिया और विभिन्न तरह के दबाव समूह क्या करते हैं, प्रशासनिक सत्ता पर नैतिक और सामाजिक दबाव डाल के उसे जवाबदेह बनाते हैं। फिर अधीनस्थों की सीमा की बात करें तो अधीनस्थों की योग्यता, क्षमता, प्रेरणा, स्वीकृति। अधीनस्थों की योग्यता, क्षमता, प्रेरणा, स्वीकृति भी क्या है वरिष्ठों की सत्ता के प्रभावी उपयोग को सीमित कर सकती है। कि नीचे वाला है उसको आप कितना आदेश दे दो, उसमें यदि योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, प्रेरणा नहीं है, स्वीकृति नहीं है, तो आप उससे कुछ भी कार्य नहीं करा सकते। फिर आदेशकर्ता का व्यक्तित्व है कि मतलब जो आदेश दे रहा है उसकी पर्सनैलिटी क्या कहती है। तो आदेश देने वाले अधिकारी का व्यक्तिगत व्यक्तित्व, विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता वो भी इस बात को प्रभावित करती है कि इसके जो आदेश है उनको कितना प्रभावी ढंग से स्वीकार किया जाता है। फिर जैविक और मनोवैज्ञानिक सीमाओं की बात करें, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस की बात करें, तो मानवीय क्षमता जैसे हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ये क्षमताएं भी क्या होती है सत्ता के प्रभावी प्रयोग पर एक सीमा लगाती है। कोई भी व्यक्ति क्या असीमित मात्रा में कार्य या फिर निर्णय नहीं ले सकता। अब हम कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शक्ति और सत्ता लगभग सेम होता है, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रयोग दूसरों से कार्य करवाने की क्षमता से संबंधित है। तो दोनों में कुछ अंतर भी होना चाहिए, तो दोनों में अंतर की बात करें तो दोनों में अंतर देख लेते हैं सत्ता और शक्ति के बीच में। पहले मूल प्रकृति की बात करें तो शक्ति क्या होती है, मूलतः क्षमता होती है, मतलब किसी कार्य को करने या दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता ही हमारी शक्ति कहलाती है। सत्ता क्या होता है, सत्ता अधिकारों का योग होता है, मतलब वैध और औपचारिक अधिकार होते हैं, वही हमारे सत्ता कहलाता है। स्वरूप की बात करें तो शक्ति क्या भौतिक स्वरूप है या भौतिक तत्व है। जैसे हमारे बल, प्रभाव, ये भी होता है। बल तो हमारे चरम में और प्रभाव क्या होता है सौम्य रूप में होता है। वैसे सत्ता की बात करें तो ये वैधानिक तत्व होता है, मतलब कानूनी और नैतिक वैधता पे आधारित हमारी सत्ता होती है। भूमिका की बात करें तो शक्ति क्या साधन के रूप में काम आती है, मतलब किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का माध्यम होती है। जबकि सत्ता क्या कर्ता के रूप में है, स्वयं निर्णय लेने और कार्य करने वाला क्या होता है सत्ता का रूप होता है। तो प्रकृति की बात करें तो क्या शक्ति क्या है तो व्यक्तिगत होती है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष में निहित होती है। जबकि हमारी सत्ता क्या होती है संस्थागत होती है, मतलब किसी पद या संस्था से जुड़ी होती है। मूल्य की बात करते हैं, मूल्य निरपेक्ष है, अर्थात अच्छी भी हो सकती है शक्ति और बुरी भी हो सकती है। ये मूल्य सापेक्ष है, वैधता और नैतिकता पे आधारित होती है, मतलब सत्ता हमेशा नॉर्मली अच्छी ही होती है। प्रत्यायोजन की बात करें तो इसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, मतलब शक्ति या क्षमता दूसरे के अंदर सौंपी नहीं जा सकती। जबकि हमारी सत्ता की बात करें तो इसका प्रत्यायोजन किया जा सकता है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, सत्ता का किया जा सकता है। जिस सीट में शक्ति है उसमें दूसरे को बैठा दो तो उसके अंदर वो सत्ता आ जाएगी, मतलब अधिकार नीचे से नीचे के स्तर पर सौंपे जा सकते हैं। प्रवाह की बात करें तो इसका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, मतलब प्रभाव नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जबकि हमारी सत्ता की बात करें तो इसका प्रवाह क्या है ऊपर से नीचे की ओर होता है। आदेश क्या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने प्राधिकारी सत्ता का कॉन्सेप्ट देखा और इसके सभी प्रकार और विशेषताओं के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।